नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते, गुड इवनिंग सेठी जी, नमस्कार प्रिया जी। जी, आप दोनों को और अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। नमस्ते सर। और सर, आप दोनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, आप दोनों को। जी, आपको भी प्रिया जी, सेठी जी, रक्षाबंधन की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको भी सबको। जी जी। अब तो सर बात करते हैं आज हम अपने इकोनॉमी की। जैसे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है हमारा वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम कुछ साल पहले, 10 साल पहले 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, लेकिन अब हम 5th हो गए हैं एंड वी आर ऑन द वे। हमारा टारगेट है कि हम 3rd लार्जेस्ट बनेंगे इकोनॉमी बाय 2027। लेकिन देखना यह है कि क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ग्रोथ के आगे हैं, क्या इश्यूज हैं, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो कमलेश जी, आप बताइए कि इकोनॉमी जो है हमारी, उसके अगर हम पैरामीटर्स चेक करें तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी जो है हमारी वो किस तेजी से आगे बढ़ रही है। धन्यवाद प्रिया जी, ये विषय को आज चुनने के लिए। जी। और सारे विश्व में मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया स्टोरी चर्चा में है। हम्म। दुनिया के अनेक देशों, विशेष करके पश्चिम के देशों में भारत के प्रति एक आकर्षण है और उनके ऊपर उनकी नजर भी रहती है और वो लोग देख भी रहे हैं। हम्म। हाँ, आज का अपना ये विषय के ऊपर हम डिबेट और कमेंट स्टार्ट करें। हम्म। मैं एक चीज पहले दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। जी। आपने भी मीडिया में देखा होगा कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वाइस प्रेसिडेंट हम्म। गीता गोपीनाथ जी। आजकल भारत के दौरे के ऊपर है। मैं ये कहूंगा कि दुनिया के कुछ इकोनॉमी के विशेषज्ञ हो गए ना, गिने चुने, उनमें से एक ये गीता गोपीनाथ जी होते हैं। तो हम्म। उनके उनके विचार, उनकी बातों, उनका एनालिसिस सुनना काफी इंफॉर्मेटिव और काफी नॉलेजेबल होता है। हम्म। उनका भी मैं इंटरव्यू, उनका वक्तव्य मैं देख रहा था। तो उनका भी यही कहना है कि भारत जिस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर बदलाव ला रही है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हम्म। और इंडिया शायद 2027 2027 में ही हम्म। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। हम्म। और उनका ये मानना था कि सरकार जिस प्रकार से कदम उठा रही है, भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियां बिल्कुल कंट्री को विकास की ओर ले जाए, उस प्रकार की नीतियां इस सरकार बनाई है। तो आने वाले दिनों में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था तो होगा, लेकिन एक मजबूत आर्थिक सत्ता के रूप में भी खड़ा हो सकता है, ऐसा उनका भी एक ओपिनियन है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में पिछले 10 सालों के बाद, जो नई सरकार आने के बाद, नई सरकार के अपने एजेंडा होते हैं, अपने कार्यक्रम होते हैं, पॉलिसी होती है। तो उनके जो पॉलिसीज है, बेसिकली वो है जो इकोनॉमी को बूस्ट करती है। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आप किसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। हम्म। तो मैं ये कहूंगा, मैंने कुछ 4-5 पॉइंट भी मैंने नोट डाउन किए हैं। हम्म। देखिए, देर आर 5 एस्पेक्ट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम्म। एंड 5 पिलर्स भी आप कह सकते हो। और उसकी कोई कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका सबसे पहले प्रमाण कोई होगा ना, तो हम्म। उसका पर कैपिटा इनकम है। जी। कि उस देश के नागरिक की पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, उसके हम्म। ऊपर से उस देश के जनता का, लोगों का जीवन स्तर का पता चलता है। हम्म। दूसरा हमारा मापदंड उसके ही आधारित है, वो जीडीपी है। कि हम्म। आपके जीडीपी रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, और वो इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है कि नहीं, ग्रोथ की और है कि नहीं, वो अपने को जानने को मिलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी आप इकोनॉमी को मेजर कर सकते हो। हम्म। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दुनिया के कई देशों में लोग जो 75-80 साल, 85 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ये भी एक पैरामीटर है जो दर्शाता है कि उस देश की इकोनॉमी किस प्रकार की है और इकोनॉमी कहाँ पहुंच रही है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 जो एस्पेक्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो ये तय करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर वो फिगर पॉजिटिव में है, तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। इसको जी। सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने कुछ डेटा लिए हैं। हम्म। हालांकि जब हम विश्व के ग्लोबल इकोनॉमी के मापदंड से देखें, हम्म। तो बहुत कुछ भारत में अभी करना बाकी है।
हम्म। क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक पैरामीटर जो कहा ना, पर कैपिटा इनकम, आज भारत के 2023-24 फाइनेंशियल ईयर एंड के डेटा जो है, हम्म। उसमें भारत में पर कैपिटा इनकम 2,12,000 रुपया है। यानी डॉलर टर्म्स में आप गिनोगे तो करीबन $2,500 इनकम है हम्म। भारत में। अब यही तुलना मैं विश्व के प्रमुख 10 देश है उसके साथ कर लेता हूँ। तो यदि ये आंकड़े भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम्म। सबसे टॉप के ऊपर मैंने नियरेस्ट फिगर लिया है, मैंने नियरेस्ट 1,000 के पास क्लोज किया है। जैसे लग्जमबर्ग के तो $1,42,000 है। सिंगापुर का $1,27,000 है। आयरलैंड का $1,26,000 है। नॉर्वे एंड कतार के 1,14,000। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर, आवाज आ कैन यू रही है। हियर मी? कैन यू यस हियर सर। मी? यस सर। अच्छा, just a second, because I lost my screen here. हम्म। But anyway, let me complete this data, then I'll search the screen also. श्योर। मैंने आपको कहा नॉर्वे और कतार के $1,14,000 है। हम्म। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के $87,000 है। हम्म। स्विट्जरलैंड $83,000 है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज 76,000 है। हम्म। डेनमार्क इज $74,000 एंड हम्म। नेदरलैंड इज $69,000। ये दुनिया के प्रथम दस दस देश है। और जी। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत आज 120 128 नंबर के ऊपर है। हम्म। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो कर रहे हैं उसमें काफी कुछ काम अभी भी बाकी है, काफी कुछ कामें करने की आवश्यकता है, ऐसा हम्म। मेरा मानना है। जी। तो मैं ये कहता हूं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर चल पड़े। 2004 से 2014 का एक फेज हुआ, 2014 से 2000 आज हम 24 पे वो फेज देख रहे हैं। हम्म। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि 2030 तक तो हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और एक प्रोजेक्शन ये भी आया है कि 2030 तक भारत का पर कैपिटा इनकम $4,000 तक जाएगा। मेरे हिसाब से ये ग्रोथ प्रोग्रेस है वो ठीक है। सॉरी। लेकिन फिर भी दुनिया के अन्य देशों के ऊपर जब हम नजर डालते हैं नंबर के ऊपर, तो लगता है बहुत कुछ इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जी। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत आवश्यकता है, हम और भी काफी काम कर सकते हैं, सो व्हाट कैन वी डू टू गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी? यस। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, स्ट्रांग करना हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके जीडीपी है, उसके फिगर आंकड़े वो आगे ऊपर आने चाहिए। वो कैसे आएंगे? तो नंबर वन, आप सबसे ज्यादा अहमियत जो है ना कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट्स के ऊपर है, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम्म। वो काफी बड़ी मात्रा में उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एक बात। हम्म। हम्म। दूसरी बात, उस कंट्री के अंदर लेबर फोर्स, पर्याप्त मात्रा में लेबर फोर्स होना चाहिए। जब मैं लेबर फोर्स की बात करता हूँ तो हम्म। इसमें स्पेशलाइज जॉब की भी बात करता हूँ, स्किल्ड लेबर की भी बात करता हूँ, सेमी स्किल्ड लेबर की भी बात करता हूँ, हम्म। और अनस्किल्ड लेबर की भी बात करता हूँ। लेकिन पर्याप्त मात्रा में लेबर फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए हम्म। और बेटर बेटर आई वुड से ग्रोथ के लिए। हम्म। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द ह्यूमन कैपिटल। अब हमारे देश में वो तो सवाल है नहीं कि यहाँ तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 140 करोड़ भारतवासी है। तो ह्यूमन कैपिटल की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। ऑन द कंट्री वी आर वेरी वेरी ऑन अ लार्ज स्केल वी आर इन सरप्लस इन ह्यूमन कैपिटल। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम्म। जिसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम्म। हम इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। जी। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अलावा कि इन्वेस्टमेंट्स, अब इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट लगता है। सरकार अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हम कहते हैं। इस बार हमने फिगर देखा ना बजट में कि हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक स्पेंडिंग 11.11 लाख करोड़ का हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ प्राइवेट सेक्टर का भी स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए। हम्म। प्राइवेट सेक्टर के स्पेंडिंग कब बढ़ेंगे कि जब प्राइवेट सेक्टर भी अपना मुनाफा को वापस दे पुट इट ब्रिंग इनटू द बिजनेस ओनली रादर हम्म। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। तो क्या हम्म। होता है, एक इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम दुनिया के कई देशों से, आईएमएफ से, जापान से कर्ज लेते, लोन लेते हैं। हम्म। वो ऑप्शन भी है।
और मैं यहाँ यहाँ एक बात डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कर्ज को एक हम्म। प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए ले रहे हो, वहां हम्म। तक तो ठीक है, हम्म। क्योंकि उसका एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो कर्ज अगर हम इंटरेस्ट चुकाने के लिए या हमारे बाकी खर्चों के लिए करते हैं ना, तो वो कंट्री के ऊपर बर्डन बनता है और धीरे 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 उस कंट्री की इकोनॉमी कलेक्ट होने लगती है। तो कर्ज का भी है, लेकिन अगर जितने इंटरनल अक्रूवल, जिसे हम कॉर्पोरेट में कहते हैं, इंटरनल अक्रूवल से जितना आप पैसा लगा सकते हो, उतना हम्म। आपके लिए, कंट्री के लिए अच्छा होता है। हम्म। उसके साथ साथ रिटेल कंजम्पशन, कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो वो भी एक सिग्नल है हमारे लिए कि लोगों हम्म। के हाथों में पैसा है। लोगों के हाथों में पैसा कब आता है? जब उनकी अर्निंग होती है। हम्म। अर्निंग करने के बाद वो लोग अपना स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, वो सेविंग अगेन गोस इनटू द इन्वेस्टमेंट। तो ये हम्म। एक जो पूरी साइकिल है ना, वो साइकिल इफेक्टिवली अगर काम कर रही है तो हम्म। इकोनॉमी को ग्रो करने में काफी उसमें मदद मिलती है। और ये जैसे मैंने कहा, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स अगर हम सही डायरेक्शन में, सही तरह से हम्म। प्रोफेशनलिज्म लाके करते हैं ना, तो उसके अच्छे परिणाम भी 2-4 सालों में दिखने को मिलता है। तो हम्म। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए मेरे विचार में ये सब चीजों के ऊपर किसी भी देश के सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल सही सर। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। हाँ, अभी पर कैपिटा इनकम है, अगर आपने यार्डस्टिक बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक बताया था। हम्म। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि खाली वेंटिलेटर पे आदमी को रखा है तो एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी उसकी, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो हमें वेंटिलेटर वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो एकदम जोश वाली हो और जिससे वापस में ग्रोथ आए। बिल्कुल। ये जो आपने बात कही ना, बिल्कुल सही कही, क्योंकि क्या होता है कि आज टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल साइंस, उसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कहिए, मेडिसिन कहिए, आपकी लाइफ 5-10 साल तो बढ़ जाती है। लेकिन वो सही मायने में आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का नजरिया वो सही नहीं होगा। और इसके लिए है ना सेठी जी, दुनिया में एक और भी इंडेक्स है जिसे हम हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। वो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना, वो वही चीज दर्शाता है कि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, हाउ हाउ द पीपल आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन देयर ओन कंट्री। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ एक आपका प्रश्न है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो लोगों के जीवन का स्तर है ना बेहतर होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में पर कैपिटा नीचा होने का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि पर कैपिटा हमारा पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। अब दुनिया के जो बाकी देशों को मैंने आपके फिगर दिए, लेकिन वहां की पॉपुलेशन देख लीजिए। यूरोपियन कंट्रियों का तो पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है। कई कई कंट्री में तो 1 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। लेकिन डिस्कशन में एक जो बात निकली ना, कि हमने कहा कि हमारे देश के पास ह्यूमन कैपिटल अब बड़ी मात्रा में, मैं कहूँगा बड़ी मात्रा में हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है। तो उसका अच्छी तरह से अगर पॉलिसी बना के इस्तेमाल होता है ना, तो ग्रो होता है, पर्सनल लाइफ ग्रो होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेटर होता है। और मैं बिल्कुल आपके साथ ये बात से सहमत होता हूँ। क्या होता है कि एक शेयर नंबर्स जो होते हैं, आज 7.5 और 7-8% का जीडीपी हमने दिखा दिया ना, वो कंट्री का एज अ होल आपको पिक्चर दिखाता होगा कि हम ग्रो कर रहा है। लेकिन नीचे यानी जब 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो ये 140 करोड़ में से कितने लोगों का जीवन स्तर बदला, कितने लोगों को पॉवर्टी लाइन की, बिलो द पॉवर्टी लाइन से उसको ऊपर लेके आए, ऊपर लाने का कितने लोगों को हम मिडिल क्लास तक लेके आए। ये सारे भी एक मानक और मापदंड है। वहां से ही हम ये मेजर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 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 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, और उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अभी आपने कमलेश जी ह्यूमन कैपिटल की बात की, हम्म। तो ह्यूमन कैपिटल में अभी लेटेस्ट डाटा ये आया है कुछ दिन पहले कि जो रेमिटेंसेज हैं जो इंडियन भेजते हैं नौकरी करके बाहर से, वो पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कितना पैसा आता है बाहर से हमारा, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो बिल्कुल। हम एक्चुअली दो देशों को चला रहे हैं, एक जहाँ हम नौकरी करते हैं उस देश को चलाते हैं और एक अपने देश को चलाते हैं। इस बात की और लोगों का ध्यान नहीं गया है।
कि भारतीयों में इतनी ताकत है कि वो 2 देशों को चला सकते हैं। जी देखिए, मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर लूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का अभी डेटा आया था। यूनाइटेड स्टेट्स के जितने टैक्स कलेक्शन है, उनकी रेवेन्यूज है, उसमें 6% कॉन्ट्रीब्यूशन इज बाय द इंडियन डायस्पोरा। और आपने जो कहा ना कि रिजर्व बैंक इंडिया के सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यहाँ आता है, उसका कारण भी है ना कि दुनिया के, मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस में करीबन 210 देश है। मुश्किल से कुछ 25-50 देश ऐसे होंगे कि जहाँ कोई भारतीय नहीं होगा। बाकी दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट को आप ले लीजिए, एशियन कॉन्टिनेंट ले लीजिए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट ले लीजिए, यूएस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लीजिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ले लीजिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले लीजिए, दुनिया के अनेक देशों में भारतीय लोग बसे हुए हैं। फाइनेंशियली वो लोग काफी वेल टू डू है, अपने अपने प्रोफेशन में, व्यवसाय में, बिजनेस में। और वो इसके लिए उनका परिवार जो इंडिया में भी अपने अपनी कंट्री से उनका लगाव है, अपने कंट्री के प्रति उनकी अपनी कमिटमेंट है, फैमिलीज के प्रति कमिटमेंट है, और वहाँ अच्छी तरह से वो कमा रहे हैं। तो उसका इनकम का भी कुछ रेमिटेंस हिस्सा इंडिया में आता है। इतना बड़ा डायस्पोरा है तो इतना पैसा यहाँ आएगा, वो स्वाभाविक है। मैं नहीं मानता दूसरे किसी देश के, भारत और मेरी जानकारी में सेकंड कंट्री चाइना है। उसके अलावा और कोई इतना बड़ा पॉपुलेशन किसी एक देश का पूरी दुनिया में फैला हो, ऐसा बहुत कम है। कमलेश जी, मेरा इससे अगला सवाल है जुड़ा हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे जाए। वन लाइनर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आंसर में दूं ना, तो फॉरेन एक्सचेंज और इवन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी है, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में हमारा जो है ना, अभी भी कंट्रीब्यूशन, वो ग्लोबल कंपैरिजन से, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर अगर हम देखें तो अभी भी हम थोड़े पीछे हैं। आने वाले ये जो 5 साल की, ये 10 साल की अगर पॉलिसी की बात करें, और प्रधानमंत्री जी ये जो 2047 में ये अमृतकाल में भारत विकसित होगा 2047 में, अगर वो सपना लेके चलते हैं, उस दिशा में काम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा टू बूस्ट द एक्सपोर्ट को। अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ बढ़ेगा। और दूसरा, नो डाउट 1992 से मैं कह सकता हूँ, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, और तब से जो इंडियन इकोनॉमी के डोर ग्लोबल इन्वेस्टर्सों के लिए ओपन किए गए, भारतीय व्यवस्था को खोला गया, तो उस प्रकार से आने वाले दिनों में भी विदेशी निवेशकों के लिए भी यहाँ अगर हम अपॉर्चुनिटी देते, बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आएगा, तो ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के लिए उसके रिजर्व को बढ़ा सकेगा। अभी जो डेटा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, वो काफी सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उसमें। लेकिन सबसे मैं यही कहूंगा कि हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। कमलेश जी, हाउ इन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट इज वर्किंग। मेक इन इंडिया का क्या प्रभाव पड़ा है। हाँ देखिए, जितने मैंने देखा था जायंट अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज है, टेक्नोलॉजी में है या कम्युनिकेशंस में है, उन लोगों ने अपने देशों में प्लांट लगाने की बात की है। फिर वो टेस्ला कार हो या आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग का कहे। साथ साथ मैं ये भी सुन रहा हूँ अभी कि दुनिया के बड़े बड़े जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप अमेरिकन कंपनी ले लीजिए, जापानीज कंपनियां ले लीजिए, जर्मन कंपनियां ले लीजिए, तो वो लोग भी अपने कार के इंजन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाला है। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिजीनियस हो गए। मैंने पिछले डिबेट में जो कहा था कि डिफेंस के भी 80 से 90 प्रोडक्ट ऐसे यहाँ बनेगा। और भारत सरकार ये कोशिश में है कि एक मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया हब बने। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे ज्यादा चीज लगती है, जो मैंने कहा ह्यूमन कैपिटल है, वो अपने को मिल जाए। वहां से फाइनेंशियल कैपिटल आ रहा है, ये देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल है, वो लोग टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं। सरकार की नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट इसमें काम करती है, क्योंकि कोई भी विदेशी निवेशक जब किसी दूसरे कंट्री में निवेश करता है ना, तो वो दो चीज के ऊपर उसका भी फोकस होता है। नंबर वन, द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हिज ओन बिजनेस, क्योंकि मेरा अगर किसी देश में इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो मेरा वहां इन्वेस्ट करना, वहां आने का मतलब नहीं होता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कुछ उनको इंसेंटिव्स मिले कि इस देश में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतनी इतनी सुविधाएं मिलेगी। तो इस प्रकार से आने वाले 2-3 सालों में मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारत सरकार की नीतियों से पता चलेगा
कि मेक इन इंडिया में हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं। चाइना को एज ऑफ टुडे एक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो हम कहते हैं, उस स्थिति में हमारे देश को अगर लाना होगा तो इसमें सरकार की भूमिका, हमारे उद्योजकों की भूमिका, इंडस्ट्रीज की भूमिका, और साथ ही साथ मैंने जो कहा हमारे लेबर फोर्स, उनको भी काफी प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो हम इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। अभी इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि हम उसमें काफी सक्सेसफुल हुए हैं। अभी यहाँ मैं एक बार जोड़ना चाहूँगा, अभी मारुति ने जापान में एसयूवी लॉन्च की है। एसयूवी एक कैटेगरी है, और वो पहली बार जापान में लॉन्च की है, और सारी गाड़ियाँ दिल्ली इंडिया से गई हैं। तो मारुति ने 1600 गाड़ियाँ यहाँ से मंगा के उधर लॉन्च की हैं। तो वो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब के ज़्यादा इम्पोर्टर भी हो गया है, हाँ, नहीं, इंडिया को देखा ना। स्ट्रेंथन कर रहा है। जी जी जी, इसके लिए मैंने जब भी आपसे उल्लेख किया कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल सेक्टर में, खास करके कार सेक्टर में, कारों के इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो गया। ऐसे अनेक बड़ी कंपनियां यहाँ अभी आ रही है, और वो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। और जैसे आपने बताया ना कि क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो गए अभी कि जिसमें शायद हम रॉ मटेरियल भी इंडिया का हो सकता है। अब ये बांग्लादेश की जो क्राइसिस हुई है, तो बांग्लादेश की क्राइसिस में से भी मैं एक आर्टिकल देख रहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि बांग्लादेश अगर इस स्थिति में है तो धीरे धीरे उसका टेक्सटाइल बिजनेस जो है ना, वो इंडिया की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि जहां जहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर लेते हैं ना, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये जो टारगेट है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, या हमारा एक ड्रीम है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बने, वो साकार हो सकता है। अभी दूसरी एक चीज़ जो उठी है खासतौर से आर्थिक विकास को लेकर ही, कि चाइना के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूसरे देशों को चाहिए, भारत को भी चाहिए, लेकिन वो रॉ मटेरियल देता नहीं है। तो अभी अमेरिका ने उसको चेतावनी दी है कि लिथियम या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी में जो प्रोडक्ट यूज करने के रॉ मटेरियल चाहिए वो आप सप्लाई करो, क्योंकि ऐसे मोनोपोली करके बैठ जाएंगे तो बाकी लोगों का विकास रुक जाता है। नहीं, बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री, फॉर दैट आपने एग्जांपल चाइना का दिया, ठीक है, लेकिन किसी भी कंट्री इस प्रकार के रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड के लिए अगर आगे आएगी ना, तो मुझे कहने दीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी से वो लोग धीरे 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 बाहर हो जाएंगे। देखिए, ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको सिर्फ ये दूंगा या मैं आपको ये नहीं दूंगा और आपसे सिर्फ यही लूंगा, ऐसे ऐसे होता नहीं है। तो ये ग्लोबल ट्रेड में कैसा होता है, इट इज समथिंग मोर लाइक अ बार्टर जैसा भी है। और दूसरा मैं कहूँ कि मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, आज आज आप बता रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट हुआ है, किसी भी चीज को अपने अपने देश में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, वो मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा। कोई एक ज्योग्राफिकल रीजन हो, वो एक अलग बात होती है। वेदर के कुछ नेचुरल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, वो अलग बात होती है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज, मुझे मैं नहीं मानता अभी कि कोई आदमी उसे एज अ मोनोपोली करके वो हमेशा के लिए रख पाएगा। प्रिया जी। जी। सर, एक आखिरी सवाल। जी, जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप कहेंगे कि सबसे पहले सरकार को आज करनी चाहिए फॉर अस टू प्रोग्रेस? देखिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में जो कहा था ना हम्म। कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए हम्म। सबसे पहले उसकी सरकार की नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। जी। सरकार को प्रो डेवलपमेंट, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जो अभी है उसको कंटिन्यू करना है, उसको हम्म। और इम्प्रूव करते जाना है। हम्म। लेकिन प्रिया जी, मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। जी। दुनिया में किसी भी देश ने जब तरक्की की है ना, तो आप देख लीजिए, सिर्फ अकेले सरकार की मेहनत से या कि सरकार से नहीं होती है। हम्म। उसमें उस देश की जनता का, प्रजा का भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए। और हम्म। उसके दो उदाहरण मेरे सामने हमेशा है ना,
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के जो दो बड़े देश मार खाने के बाद भी ऊपर उठे ना, एक जर्मनी है और एक जापान है। जी तो इस बिल्कुल अपने सही। देश के भी, यस, तो देश की जो प्रजा जनता है ना, उनको भी उसी प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आप जो काम कर रहे हो, तो वैसे ही आप ये राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हो, उसमें आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, और आप कुछ अपने आप तक कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा कि जिससे पूरे देश को फायदा हो। इस प्रकार जी। के भी एक लोगों की अंदर एक भावना, राष्ट्रवाद की भावना, जो हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना, अंत में क्या है? राष्ट्रवाद की भावना यही है ना कि हम, हमारे दिल में ये भावना होनी चाहिए कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, एंड आई शुड ऑल्सो मेक सम कंट्रीब्यूशन। तो जी। लोगों के दिलों में भी ये भावना हो, लोग भी प्रोफेशनली काम करें, मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, और ये जो एक अपना मिशन है टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और दूसरा जो मैंने कहा वो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, उस दिशा में सब मिलके प्रयास करें तो ही ये संभव हो पाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आप और हमारे जैसे सारे लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो सर थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा या रही। थैंक यू सो मच फॉर या ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते सर। यस, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सेठी सर, सी यू टुमारो। नमस्ते। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार कमलेश जी।